हाय स्टूडेंट्स, एजुकेशन गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10वीं क्लास के गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रश्नावली 6.2 के दो प्रमुख टॉपिक की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय, जिसे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, और थेल्स प्रमेय का विलोम, जिसे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम कहा जाता है, इसे प्रमाणित करने वाले हैं। यह प्रमेय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब इन प्रमेयों को आप जान जाओगे, प्रमाणित करना सीख जाओगे, तो इसी प्रमेय के आधार पर प्रश्नावली 6.2 के सारे प्रॉब्लम्स को आप सोल्व करने के लायक हो जाओगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सीखते हैं दो महत्वपूर्ण प्रमेय, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण प्रमेय को सत्यापित करने वाले हैं। ये दोनों प्रमेय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायः यह देखा गया है कि जियोमेट्री चैप्टर से प्रमेय पर आधारित या प्रमेय से रिलेटिव क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं कि थेल्स प्रमेय को किस तरीके से सत्यापित करते हैं। इसका सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ऊपर में हेडलाइन बना करके इसको लिख देंगे थेल्स प्रमेय, ठीक है ना, थेल्स थ्योरम। क्या है थेल्स प्रमेय, चलिए देखते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, जिसको हम पैरेलल कहते हैं, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको फिर हम इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे। देखिए, यही थेल्स प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में, आप कोई भी त्रिभुज बना लो, उस त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, यदि हम एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दें तो जो शेष दो भुजा बचेंगी, उन दो भुजाओं को वह समांतर रेखा किस अनुपात में डिवाइड करेगी? समान अनुपात में विभाजित करती है। मैं आपको बता दूं कि प्रमेय जो होता है सिद्ध किया हुआ कथन होता है। 600 ईस्वी पूर्व में यूनान के महान गणितज्ञ थेल्स ने इस कथन को प्रमाणित किया था, तो उनके नाम से यह प्रमेय क्या बन गया? थेल्स प्रमेय। और इसे हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो जब हमें थेल्स प्रमेय लिखकर प्रमाणित करना होगा, तो सबसे पहले हम हेडलाइन बनाएंगे थेल्स प्रमेय और उस थेल्स प्रमेय को लिखेंगे। मैं आपको बता दूं, पहले जो ये प्रश्न पूछा जाता था वो यहीं से शुरुआत होती थी। इसी के आगे या पीछे सिद्ध करें, साबित करें लगा दिया जाता था। लेकिन अब जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे ही थेल्स प्रमेय लिखवाता भी है और प्रमाणित भी करवाता है। मैं आपको बता दूं, प्रमेय में एक जगह पर शर्त लिखा होता है, ठीक है ना, एक जगह पर शर्त होता है और दूसरे जगह पर उसका रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। मतलब शर्त यह है कि भुजा क्या होनी चाहिए? समानांतर होनी चाहिए, और उसका परिणाम क्या है कि वो समान अनुपात में विभाजित करेगी। यदि कोई रेखा समानांतर खींची जाएगी तो वह अन्य दो भुजाओं को किस अनुपात में बांटेगी? समान अनुपात में। अब इस चीज़ को, इस शर्त को, इस परिणाम के ऊपर हम लोग को प्रमाणित करके चलना है। तो चलिए पिक्चर बनाते हैं और प्रेजेंटेशन पर ध्यान देंगे कि कैसे लिखा जाता है किसी त्रिभुज में। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे।
इस त्रिभुज में हम इसका नामकरण कर देंगे ABC। अब इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के हम पैरेलल एक रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। किसी भी, जैसे मान लीजिए कि हम इस बेस के पैरेलल में खींचेंगे तो मुझे यहाँ से खींचना पड़ेगा, अगर इसके पैरेलल खींचूंगा तो मुझे यहाँ से खींचना पड़ेगा, और अगर इसके पैरेलल खींचना होगा तो यहाँ से खींचना होगा। तो चलिए हम लोग सीधा सीधा BC के अकॉर्डिंग हम एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। मान करके चलो कि ये मैंने ऐसे खींचा, ये यहाँ पर D और यहाँ पर क्या चीज़ E, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, मतलब ये जो मैंने लाइन खींचा वो इसके क्या है, पैरेलल है, समांतर है। यही शर्त हुआ कि यदि समानांतर होगी तो अन्य दो भुजाओं को, किन किन भुजाओं को, AB को कहाँ काट रहा है, D पर, और AC को कहाँ विभाजित कर रहा है, E पर, ठीक है ना। तो किस रूप में विभाजित करेगा, समान अनुपात में। तो सिद्ध किए हुए कथन को प्रमेय कहते हैं, और प्रमेय को साबित करने के लिए हम विशेष प्रतिज्ञा करते हैं। जो चित्र हम बनाते हैं उसको विशेष प्रतिज्ञा के अंतर्गत लिखते हैं कि माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समानांतर BC तथा DE AB एवं AC को क्रमशः D तथा E बिंदुओं पर काटती है, ठीक है ना। सिद्ध करना है। अब इस चीज़ को एक ऑप्शन हम बनाएंगे कि सिद्ध करना है। जो जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। एक विशेष प्रतिज्ञा जिसमें आप चित्र को प्रस्तुत करते हैं कि माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें D समानांतर BC तथा DE AB एवं AC को क्रमशः D तथा E बिंदुओं पर काटती है, ठीक है ना। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो समान अनुपात क्या हुआ, जब D बिंदु पर अगर ये भुजा D बिंदु पर कट रहा है, ठीक है ना, तो हमारा एक अनुपात बना AD, तो यहाँ से BD। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि AD तो बटे क्या चीज़, उधर से जब E बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, E बिंदु पर अगर वो कटती है तो यहाँ से जो हमारा रेशियो बनता है वो क्या बनता है, AE अपॉन CE, ठीक है ना। अब इसके बाद मुझे एक रचना करनी है। रचना में हम क्या लिखेंगे, देखो, एक यहाँ पर हम लंब क्रिएट कर रहे हैं और एक लंब यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। जो मैं बताऊँ उसको ध्यान से देखना। D ये जो मैं लंब रखूँगा इसका नाम N रख ले रहा हूँ और यहाँ पर एक M रख ले रहा हूँ। फिर इसको मैं यहाँ से ऐसे मिला दूँगा और इस पार्ट्स को यहाँ मिला दूँगा, ठीक है ना। तो रचना में जो मैंने किया इसको यहाँ लिखूँगा। क्या मैंने किया, EM लंब, ये लंब का सिंबल है, EM लंब किसके ऊपर, AB। ध्यान रखना मैंने AB कहा है, पिक्चर में क्या आपको शो कर रहा है, जैसे लग रहा है कि AD के ऊपर लंब है ना। और यहाँ जो DN लंब है वो AE के ऊपर लंब है, ऐसा नहीं सोचना है, पूरी भुजा के लिए वो लंब है। जैसे अगर मैंने EM लंब AB लिखा, EM लंब AB लिखा तो इसका मतलब कि यह लंब AD के लिए भी है और BD के लिए भी है, ठीक है ना। कॉमा उस साइड में भी इसी तरह से DN लंब किसके ऊपर, AC के ऊपर। इसका मतलब हुआ कि DN जो लंब है वो केवल AE के लिए नहीं है बल्कि संपूर्ण AC के लिए है। तो मतलब ये हुआ कि DN AE के लिए भी लंब है और CE के लिए भी लंब है, ठीक है ना। दोनों तरफ से देखिए, दो आधार लेकिन एक ही लंब है। AD आधार हुआ, BD भी आधार हुआ इस तरफ का, लेकिन दोनों के लिए एक ही लंब है, कौन सा,
EM। उधर भी चलिए तो DN जो है वो लंब है, लेकिन इसके दो आधार हैं AE भी और EC भी, ठीक है ना, क्योंकि वो AC का ही भाग है। तो एवं हम यहाँ पर जो नीचे वाली भुजा को हमने मिलाया विकर्ण, एवं C से D तथा B से E को मिलाया। देखो ये आपको याद रखना है। एक आपको विशेष प्रतिज्ञा जिसमें आप चित्र को डिफाइन करते हो, दूसरा शर्त के अनुसार चलते हो कि जब समांतर होगा तो समान अनुपात में उसको गणितीय रूप में लिखना है, और जितनी ज़रूरत हो आपको कि रचना करनी होगी, ठीक है ना, तो रचना कर लेना है, यहाँ याद रखोगे। तो एक हमारा और ऑप्शन बन रहा है प्रमाण, मतलब हम अब इसका सबूत देने वाले हैं कि कहाँ कैसे क्या है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ ज्यामिति में तर्क के साथ रखी जाती है, तो इसके लिए हम लोग एक ऑप्शन बनाते हैं जिसका नाम है प्रमाण। एक लंब के अंतर्गत बनने वाले दो त्रिभुज को लेना है, एक ही लंब से। जैसे EM लंब से दो त्रिभुज कौन कौन बन रहे हैं, ADE, और एक यहाँ पर बन रहे हैं BDE इस तरफ। और जब हम DN लंब देख रहे हैं तो DN लंब के लिए भी एक त्रिभुज है ऊपर में ADE, लेकिन इधर के लिए एक त्रिभुज है CED, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले इस चीज़ को अब थोड़ी देर के लिए हमको भूल जाना है, ठीक है ना। देखो इस चीज़ को थोड़े देर के लिए यहाँ से मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक लंब से दो त्रिभुज। देखो ये लंब है तो इस त्रिभुज में हम सबसे पहले जाएंगे। त्रिभुज का हम नामकरण ADE तथा त्रिभुज BDE में, ठीक है ना। अब हम इसकी तुलना एरिया के रूप में करेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा ADE का क्षेत्रफल निकालना है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब या ऊंचाई। तो आप देखो कि ADE के लिए 1/2 आधार कौन है, इस त्रिभुज के लिए आधार AD है, क्योंकि जिस भुजा पर लंब होता है वही भुजा आधार मानी जाती है। तो जब हम ADE को सेपरेट कर लिए, इसको अभी हटा दो, तो इसके लिए मुझे यह आधार है और यह लंब है। तो इसका मतलब कि आधार AD गुणे लंब कौन है, EM। अब हम इसी चीज़ को BDE में अप्लाई करने वाले हैं। तो BDE में भी 1/2 आधार। अब देखो इस त्रिभुज के लिए, ठीक है ना, इस त्रिभुज को अगर मैं ऐसे छायांकित कर दूं, ध्यान से देखो, इस त्रिभुज को मैं ऐसे छायांकित कर दूं तो इस त्रिभुज का आधार जो होगा वो BD होगा, क्योंकि अब ये भाग खत्म हो चुका है, लेकिन लंब माना जाएगा, ठीक है ना, मैंने शुरू में ही बताया। तो ये जो BD है आधार है, क्यों, क्योंकि हमने ये जो लंब डाला था, EM जो लंब डाला था वो AB तक डाला था, ठीक है ना। तो AD के लिए भी यही लंब है और BD के लिए भी यही लंब है। तो जब हम BDE में जाएंगे, BDE में जाएंगे तो इसका आधार BD, ठीक है ना, और इसका लंब फिर से क्या हो जाएगा, EM। तो यहाँ से 1/2 EM कैंसिल हो गया, तो क्या निकला, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, इसका वैल्यू कितना निकला, AD/BD, ठीक है ना। इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। अब इसी चीज़ को हम उधर वाले लंब के लिए त्रिभुज में अप्लाई करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब त्रिभुज ADE, ध्यान से देखो, मैं इस चीज़ को अब यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को बार बार समझने की कोशिश करोगे। ADE तथा त्रिभुज
अब हम इधर की ओर हैं, है ना, DN लंब से एक त्रिभुज तो ADE बना, और इसी लंब के लिए एक आधार ये भी है, तो इस त्रिभुज का हम नामकरण कर लेते हैं, इसका हम नामकरण करते हैं त्रिभुज CDE में, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हम एरिया का अनुपात निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर, अब ध्यान से देखना, ADE के लिए, ठीक है ना, ADE के लिए, इस भाग के लिए देखो ये लंब है और ये हमारा आधार है, ADE की बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही है, ADE के लिए मेरा ये लंब है और ये आधार है, तो मैं क्या लिखूँगा, 1/2 आधार, आधार कौन होगा इसके लिए, AE, लेकिन लंब क्या होगा, DN। अब यही चीज़ नीचे उसके साथ लगे त्रिभुज के लिए देखिए, CDE, इस त्रिभुज में जाएंगे, चलिए इसको भी हम लोग छायांकित करके दिखाते हैं। अगर इस त्रिभुज की मैं बात करूं तो बताओ कि इस त्रिभुज का आधार कौन होगा, CE गुने क्या चीज़, DN। ध्यान दो, दोनों का आधार अलग अलग है, लंब क्या है, एक ही है, तो 1/2 कैंसिल कर दो, DN से DN कैंसिल कर दो, तो यहाँ क्या आ गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर AE/CE। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, इसको हम सेकेंड समीकरण मानने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि इस समीकरण का जो ऊपर वाला भाग है, यानी जो अंश है, वो इस अंश के बराबर है, किंतु जो हर है वो इसके हर के बराबर नहीं है। तो इसलिए इक्वेशन सेकेंड मानने से पहले हम एक चीज़ लिखने वाले हैं ताकि ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए। तो कैसे, इस चीज़ को यहाँ से देखो, अगर इसको, इस त्रिभुज को ऐसे मिला करके, अब पूरी तरह से पिक्चर को ऐसे करके देख लो, है ना। अब आप देखोगे कि इस त्रिभुज का भी आधार DE है, ठीक है ना, इस त्रिभुज का आधार भी DE है और इस त्रिभुज का आधार भी DE है। तो 9th क्लास में एक प्रमेय था कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि BDE और यहाँ से CDE एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज हैं, ठीक है ना। एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं, इसका मतलब कि CDE जो है वो BDE के समान होगा। अब चूंकि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं, क्षेत्रफल में समान होते हैं, तो इसलिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि ये जो BDE है वो CDE के बराबर होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE के। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज, अब याद रखो हम यहाँ पर CDE को हटा करके क्या लिख सकते हैं, BDE भी लिख सकते हैं। तो बराबर क्या हो गया, AE अपॉन CE। तो ये हमारा अब सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब देखो दोनों ही इक्वेशन का लेफ़्ट साइड क्या है, बराबर हो चुका है। ये लेफ़्ट साइड और ये भी लेफ़्ट साइड जब बराबर हो जाए तो दोनों राइट साइड क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इक्वेशन 1 बराबर 2 से अब इक्वेशन 1 जो है दूसरे के बराबर हुआ, तो इस इक्वेशन का राइट साइड यहाँ लिखेंगे AD अपॉन BD और इस तरफ हम लिख देंगे AE अपॉन CE। और आप देखोगे यही मुझे प्रमाणित करना था, यही मुझे साबित करना था। साबित ये करना था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसी को हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं, इसी को हम लोग आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। अब आइए हम लोग इसका विलोम साबित करते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम।
जब आप थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम के स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो चीज़ उसमें शर्त था वो यहाँ पर परिणाम बन चुका है, और जो वहाँ पर परिणाम था वो यहाँ पर शर्त बन चुका है। मैंने आपको पहले ही कहा था थ्योरम्स के अंदर एक लाइन में एक जगह पर शर्त दिया हुआ रहता है कि ऐसा होगा तो, और दूसरे जगह पर परिणाम लिखा होता है, मतलब ऐसा होगा तो उस तरीके की बात हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, शर्त देखिए कि समान अनुपात में बांटती है, ठीक है ना। कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है तो वही रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर हो जाएगी। ध्यान देना, उसमें समांतर पहले था, बाद में समानुपाती था, इस बार समानुपाती पहले है, बाद में क्या है, समांतर है। तो यहाँ क्या निकल के आ रहा है कि समान अनुपात मुझे दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, या मैं उसको कल्पना करूँगा और मुझे साबित करना होगा कि जो रेखा समान अनुपात में बांट रही है वही रेखा क्या है, तीसरी भुजा के समांतर है। तो चलिए इसका हम लोग पिक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज की रचना करेंगे ABC, ठीक है ना, और इसमें हम लोग एक ऐसे रेखा खींच देंगे जिसका नाम है DE, ठीक है ना। DE रेखा जो है वो AB को D पर विभाजित करती है और AC को कहाँ पर, E पर विभाजित करती है, लेकिन किस रूप में विभाजित करती है, समान अनुपात में। तो इसको कैसे गणितीय रूप में लिखेंगे, आइए ज़रा सा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक विशेष प्रतिज्ञा लिखते हैं, ठीक है ना। क्या, माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE AB तथा AC को क्रमशः D एवं E बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद या बांटती है, करती है कि, इसी चीज़ को गणितीय रूप में लिखना है कैसे, AD बटे BD बराबर AE बटे क्या चीज़, CE, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE AB तथा AC को क्रमशः D एवं E बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटे BD और AE बटे CE, क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि कोई रेखा, तो जैसे मैंने DE रेखा मान लिया, ठीक है ना, इस त्रिभुज में एक अलग से एक रेखा आ रही है, कौन, DE, जो कि AB को D पर और AC को E पर कैसे काटती है, समान अनुपात में, ठीक है ना, समान अनुपात में। तो यहाँ साबित करना है कि DE जो रेखा है वो तीसरी भुजा यानी BC के क्या है, समांतर है। तो चलिए इसमें भी हम लोग सिद्ध करना लिखेंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ध्यान देंगे, DE समानांतर BC, इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो इसमें भी हम लोग एक रचना करेंगे। रचना इसलिए क्योंकि अभी हम लोग थेल्स प्रमेय में पढ़ चुके हैं कि समांतर होने पर ही समानुपाती होती है, और इस त्रिभुज में कहीं से मुझे कोई रेखा समांतर दी नहीं गई है, तो मैं एक कल्पना करूँगा कि कोई एक इसमें रेखा है जो समानांतर है, ठीक है ना। तो चलिए कल्पना करते हैं, देखिए अब हमारा ये कल्पना हुआ कि DF, देखने में फिगर भले नहीं लगता हो कि DF BC के समानांतर कहाँ है, वो तो इस तरीके से जा रहा है और इसको अनंत तक फैलाएं तो इसको कहीं काट देगा, लेकिन गणित वास्तव में मान लिया जाता है, यानी तर्क पे आधारित होता है और उस तर्क को हम लोग प्रमाणित करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि DF जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है ना। DF समानांतर BC खींचा। प्रमाण, प्रमाण में हम लोग सबसे पहले रचना से चलेंगे, ठीक है ना। रचना क्या है, देखिए ध्यान से, रचना से, रचना क्या है,
DF समानांतर है BC। और त्रिभुज में हम जान चुके हैं कि जब कोई रेखा किसी भुजा के समानांतर होती है तो समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका मतलब है कि जब DF समानांतर BC है तो यहाँ पर एक प्रमेय लागू हो जाएगा जिसका नाम है थेल्स प्रमेय, क्योंकि थेल्स प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं कि समांतर होने पर भुजा अनुपातिक होती है। तो आइए ज़रा सा इसको देखते हैं कि इस चीज़ को अभी थोड़ा देर के लिए कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है ना। और मैं अगर कहूँ कि ये भुजा दोनों समानांतर है तो बताइए इसमें थेल्स प्रमेय के अनुसार कौन कौन भुजा समानुपाती होगी। तो आप कहोगे कि थेल्स प्रमेय से AD अपॉन BD, तो उधर से क्या चलेगा AF, तो बटे क्या चीज़ CF, ठीक है ना। इसको मैं मान लेता हूँ पहला। किंतु मुझे प्रश्न से क्या मिला है, ध्यान देंगे। अब इस चीज़ को याद रखोगे कि यहाँ पर E था। अब इस चीज़ को कैंसिल कर लो, क्योंकि ये तो रचना हमने किया था, प्रश्न में तो ये लाइन था ना, DE लाइन था। DE लाइन इसके अभी पैरेलल नहीं है। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ था, प्रश्न से दिया हुआ था कि AD जो है BD के साथ और AE जो है वो CE के साथ समान अनुपात में है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड। बड़े ही ध्यान से सुनना, सबसे पहले रचना से जाएंगे। DF समानांतर BC, चूँकि हमने ये रचना किया था, ठीक है ना, इसके पैरेलल। तो जब DF समानांतर BC होगा तो थेल्स प्रमेय लागू होगा। और थेल्स प्रमेय कहता है कि जहाँ से भुजा समानांतर होगा, जैसे एक D पर और एक F पर, तो AD बटे BD, तो उधर से AF बटे CF बराबर होगा। किंतु प्रश्न कह रहा था कि नहीं, ये जो DE लाइन है वही समान अनुपात में बांट रही है। इसका मतलब कि AD बटे BD बराबर AE बटे CE। तो यहाँ देखिए इक्वेशन 1 बराबर 2 से देखो, फिर हमारा लेफ्ट साइड क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। तो हम राइट साइड को बराबर कर लेंगे। AF बटे CF बराबर AE बटे CE। एक कोटेशन याद रखना है, प्रत्येक में एक जोड़ने पर, प्रत्येक में एक जोड़ने का मतलब हम लेफ्ट साइड में एक की वृद्धि करेंगे, राइट साइड में भी एक की वृद्धि करेंगे। कैसे देखते हैं, या AF बटे CF प्लस 1 कर देंगे और उधर हम क्या लिखेंगे AE बटे CE, तो इधर भी हम प्लस 1 कर देंगे। अब यहाँ देखो और इधर देखो, दोनों तरफ भिन्न का जोड़ बनाते हैं। CF और एक का लघुत्तम CF होगा तो AF प्लस CF हो जाएगा। यहाँ हो गया AE प्लस CE अपॉन क्या हो गया CE। AF और CF को हम क्या लिख सकते हैं ज्वाइंट करके, AC बटे CF। तो इधर भी देखो AE और CE मिला के क्या बनने वाला है, AE और फिर C, तो E ख़त्म हो जाएगा तो फिर से कौन रेखा बन गया, AC बन गया। तो AC बटे क्या हो गया CE। अब AC को AC से कैंसिल करो तो यहाँ पर CF बराबर क्या हो गया CE। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, यह क्या प्रमाणित होकर किया गया, CF और CE में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि CF जितनी लंबाई का है उतनी ही लंबाई का CE भी है। चलिए पिक्चर में देखते हैं, क्या ऐसा लग रहा है, देखने पे तो लग रहा है कि एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन मैंने कहा था कि गणित तर्क से प्रमाणित होता है, देखने से क्या होता है इस पर नहीं चलता है। तो यहाँ देखो CF और CE बराबर है, CF और CE बराबर है, यह कब हो सकता है, या ऐसी परिस्थिति में हम क्या बोलते हैं, इस ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि E और F जो है वो समपाती है। समपाती का मतलब है दोनों एक ही पर है, तभी तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं। C से E जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर F है, तो इसका मतलब कि E और F अलग अलग नहीं है, बल्कि E और F एक ही बिंदु पर हैं। तो हम इसका मतलब क्या कहेंगे कि अतः E तथा F क्या हैं, समपाती, समपाती हैं। तो समपाती कहने का मतलब यह हुआ कि जब C और C को भी कैंसिल कर दें, है ना, तो F जो है वो E के बराबर हो जाएगा।
जो f है वो किसके बराबर हो जाएगा, e के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्पष्टतः जब DF समानांतर BC, क्योंकि हमने रचना में क्या लिया था, DF समानांतर BC, तब D और F को हटा करके हम क्या लिख देंगे, E, क्योंकि ये दोनों समपाती हैं, मतलब F ही के जगह पर E भी है, तो F को हटा के अगर E लिख देते हैं तो यह भी मेरा समानांतर हो जाता है। तो यही मुझे साबित करना था कि DE समानांतर क्या चीज़, BC भी होगा, ये मुझे प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण प्रमेय को प्रमाणित किया, उसके कथनों को देखा। आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है, और इसको बढ़िया से प्रमाणित करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों प्रमेय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।